सारथी। सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक, बारिश से बिगड़े हालात के लिए जानकारी, सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था ठीक रखने के दिए निर्देश। यूसीसी नियमावली को लेकर हुई हाई लेवल मीटिंग, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी विभागों को सहयोग देने को दिए निर्देश। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा का समापन, बाबा केदार के जिलाभिषेक और पूजा के बाद समाप्त की यात्रा, जारी रहेगी लड़ाई। खरीफ सत्र 2024-25 के लिए उत्तराखंड में धान की खरीद अक्टूबर से शुरू करने की तैयारी, 31 दिसंबर तक चलेगी खरीद। उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, लैंडस्लाइड से प्रदेश की 150 सड़कें बंद, केदारनाथ पैदल पर मार्ग पर बड़ा भूस्खलन का खतरा। ऋषिकेश में गंगा की जलस्तर खतरे से ऊपर, पुलिस ने मुनादी कर लोगों को गंगा घाटों से हटाया, गंगा घाट पर सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों से। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के आईटी पार्क स्थित उत्तराखंड राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर राज्य के कई क्षेत्रों में हो रही बारिश की जानकारी ली। उन्होंने जिलाधिकारियों से बारिश की स्थिति, सड़कों, पेयजल, विद्युत आपूर्ति एवं अन्य जानकारियां ली। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अतिवृष्टि और भूस्खलन से संबंधित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए। अतिवृष्टि के दृष्टिगत श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की व्यवस्था के साथ ही भोजन और बच्चों को दूध की पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अधिकारियों को हर पल अलर्ट मोड पर रखा जाए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से जलभराव की स्थिति की जानकारी भी ली और जल निकास की बेहतर व्यवस्था के निर्देश दिए। नदियों के जलस्तर बढ़ने की स्थिति में नदी किनारे और अन्य संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को भी जागरूक करने के लिए कहा है। ये भारी वर्षा और मौसम का जो अलर्ट है, ये हमारे लिए हमेशा से चुनौती रहा है और पूरा मानसून सत्र में अनेक स्थानों पर हमको आपदाओं का सामना करना पड़ा है, भूस्खलन का सामना करना पड़ा है। अतिवृष्टि के कारण से अनेक संपर्क मार्ग कटे हैं, अन्य चीज़ें भी हुई हैं। तो अभी सारे जिलाधिकारियों से, सारे आपदा प्रबंधन के लोगों से, SDRF, NDRF सभी हमारे तैनात हैं, सभी विभागों के लोग लगे हुए हैं और जहाँ भी संपर्क कट रहा है या जहाँ पर भी सहायता की आवश्यकता है, वहाँ पर हमारे शासन के लोग पहुँच रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इस पर पूरी तरह से सब लोग मुस्तैद होकर नज़र रखें और जहाँ भी आपदा से प्रभावित लोग हो रहे हैं उनको मदद करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनपद चंपावत के लोहाघाट के रौसाल क्षेत्र की माटियानी में 2 मकानों में स्लाइड आने से 4 व्यक्तियों के दबने की सूचना प्राप्त हुई है, जिनमें 3 को सकुशल निकाल लिया गया, जिसमें 2 बच्चे बताए जा रहे हैं। एक महिला की खोजबीन जारी। उप जिलाधिकारी व राज्य एवं पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी है। जैसा कि पिछले 2 दिन से पूरे जनपद में लगातार वर्षा और उसके कारण जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे भूधसाव और क्षति की सूचना प्राप्त हो रही है और साथ ही जो है निचले क्षेत्रों में टनकपुर बनबसा में शारदा का जो है जलस्तर बढ़ा है, किरोड़ा नाला में जलस्तर बढ़ा है, तो वहाँ से एक फ्लडिंग की और जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वर्तमान में लगभग 36 सड़कें हमारी जो हैं जनपद की वो बंद हैं, जिसमें कि हमारे निरंतर P2D, PMJSY और रेंज की टीम भी हैं। हमें उम्मीद है कि अगर बारिश आज शाम को कम हो जाएगी तो कल हम आफ्टरनून तक उन सड़कों को खोलने की पोजीशन में हो जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान मानचित्रों को लेकर आ रही समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा की गई। आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे ने निर्देश दिए कि मानचित्रों को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं, नियमों के तहत उनका समाधान किया जाए। इसके साथ ही कहा कि जो लोग बिना भवन मानचित्र पास किए गए निर्माण कर रहे हैं, उन पर भी नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। कि आज मैंने जो जिला विकास स्तरीय विकास है उसकी बोर्ड की मीटिंग आहूत की थी और उसकी 15 डेज बिफोर उसकी नोटिस जारी कर दी गई थी। उसी क्रम में आज यहाँ बैठक हुई थी।
मुख्य रूप से ये बैठक काफ़ी लंबे समय बाद हुई है। तो बड़े आश्चर्य का विषय है कि इतने दिनों से बैठक हुई क्यों नहीं थी, कई साल हो गए थे। पहले इस मीटिंग में देखा गया कि जो लास्ट बैठक थी उसमें कंप्लाइंसेस की भी स्थिति ये है कि कई मामलों में केवल एक औपचारिकता जैसी की गई कि शासन को पत्र भेज दिया गया, लेकिन उसका कोई रिव्यू नहीं किया गया, तो उसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया है। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीती देर रात एक एसयूवी कार सवार ने तेजी से कार चलाते हुए रायपुर क्षेत्र के करीब सोडा सरोली में एक गाय को टक्कर मार दी, जिससे गाय की मौके पर ही मौत हो गई। घटना का पता चलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और आरोपित को हिरासत में ले लिया। इसके संबंध में सीओ डोईवाल अभिनय चौधरी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी पंकज रौतेला को हिरासत में ले लिया है और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 12 सितंबर को रात्रि 10 बजे लगभग एक सूचना मिली कि एक एक्सयूवी द्वारा एक गाय को टक्कर मारी गई, जिसमें गाय की मृत्यु हो गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि एक गाड़ी जो रानी पोखरी से और देहरादून की तरफ आ रही थी, जो ग्रे कलर की एक्सयूवी थी, उसके द्वारा टक्कर मारी गई। तो पुलिस ने फौरन कार्यवाही करते हुए उस गाड़ी को भी कब्जे में लिया और उसके जो ड्राइवर थे, जिनका नाम पंकज रौतेला है, जो कि टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं, उनको भी जो है हिरासत में लेकर थाने लाए गए और उसमें अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। स्कूल के बच्चों को स्कूल वैन में किसी परेशानी या छेड़छाड़ का सामना न करना पड़े, इसे लेकर आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी की अध्यक्षता में स्कूल वैन एसोसिएशन के साथ बैठक की गई। वहीं इस बात पर आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने कहा कि बैठक में स्कूल वैन के चालकों को निर्देश दिए गए हैं कि छात्राओं को वैन में चालक वाले कैबिन में ना बैठाया जाए, बल्कि वहां सिर्फ छात्रों को बैठाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने ये भी निर्देश दिया कि जिन स्कूल वैन में सिर्फ छात्राएं बैठती हैं, उनमें ड्राइवर के कैबिन में ड्राइवर और छात्राओं की सीट के बीच में जाली लगाई जाए और सभी वैनों में वाहन के मालिक का नाम और मोबाइल नंबर लिखा होना जरूरी है। परिवहन विभाग स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत सजग है और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चाहे वो स्कूल वैन में जाते हैं, स्कूल बस में जाते हैं, वो कैसे सुरक्षित रहें, वो सही ढंग से स्कूल पहुँचें, बस में आएँ या वैन में आएँ और घर तक आराम से पहुँच जाएँ। बीच में कहीं उनके साथ बदतमीजी या कुछ ऐसी घटनाएं ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने चाइल्ड सेफ्टी, खासकर गर्ल चाइल्ड की सेफ्टी को लेकर के हम लोगों ने एक अभियान चलाया है और अभी इसके लिए हम लोगों ने एक बैठक की है। बैठक स्कूल वैन एसोसिएशन देहरादून के साथ किया गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यौन शोषण के आरोपी लालकुआं दुग्ध उत्पादक संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा की गिरफ्तारी पर रोक व एफआईआर को निरस्त करने के मामलों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने 17 सितंबर मंगलवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उनसे जांच में पुलिस का सहयोग करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि केस में शामिल किसी गवाह को डराया या धमकाया नहीं जाएगा, उन्हें प्रभावित ना करें। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17 सितंबर की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि नैनीताल दुग्ध उत्पादक संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा पर एक महिला द्वारा उसे परमानेंट नौकरी दिलाने के नाम पर होटल में बलात्कार करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद आरोपी मुकेश सिंह बोरा पर लालकुआं थाने में आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। यही नहीं, पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट का नोटिस जारी कर दिया है और उनकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई भी की जा रही है। लालकुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने उनके खिलाफ लगाई गई 376 और पॉक्सो एक्ट की धाराओं को खत्म करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। नैनीताल दूध संघ के अध्यक्ष बोरा के विरुद्ध एक एफआईआर 376 की जो 2021 से संबंधित थी, दायर की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में आज वो उनकी रिट याचिका लगी थी कि एफआईआर को कैसिंग कराने के लिए, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने मुकेश बोरा जी को अंतरिम राहत देते हुए मंगलवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और उनसे कहा कि आप पुलिस को पूरा कॉपरेशन करेंगे और किसी भी विक्टिम को और जो उसमें गवाह हैं उनको किसी भी तरीके से उनको विन ओवर करने का प्रयास नहीं करेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड में एक बार फिर से हाजिर है। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में मानसून की भारी बारिश के बीच कांग्रेसियों ने केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में ये यात्रा केदारनाथ पहुंची। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने बाबा केदार का जलाभिषेक के साथ ही पूजा अर्चना की। बाबा भैरवनाथ के सम्मुख न्याय की अर्जी लगाई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने तीर्थ पुरोहितों से भी मुलाकात की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि केदारनाथ धाम से शिला वापस लाने, गर्भगृह में सोना प्रकरण की 1 साल बाद भी निष्पक्ष जांच न होना, केदारनाथ में हो रहे अनैतिक निर्माण कार्यों को लेकर बाबा भैरवनाथ में न्याय की अर्जी लगाई गई। उन्होंने कहा कि जब से सरकार द्वारा केदारनाथ में इस तरह के कृत्य किए गए तभी से आपदा की घटना बढ़ गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस की यात्रा जुलाई में शुरू की गई थी, लेकिन 31 जुलाई की केदार घाटी में आई आपदा के कारण यात्रा रोक दी गई थी। वहीं कांग्रेस की दूसरे चरण की यात्रा में भी भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके बाद सोनप्रयाग में पुलिस द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर कांग्रेसियों को यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है, लेकिन कांग्रेसियों ने खुद के रिस्क पर केदारनाथ को प्रस्थान किया। आपको बता दें कि केदारनाथ जाने वाले पैदल तीर्थ यात्रियों को हेलमेट लगाकर यात्रा कराई जा रही है। दरअसल सोनप्रयाग से धाम तक 13 भूस्खलन प्रभावित व खतरनाक क्षेत्र हैं, जिसे हेलमेट लगाकर पार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब राज्य सरकार से कुछ समय के लिए केदारनाथ यात्रा पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड राज्य में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश ने पूरे प्रदेश भर में काफी नुकसान पहुंचाया है और इस भारी बारिश के बीच कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा का दूसरा चरण भी शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में यात्रा केदारनाथ पहुंची। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने बाबा केदार का जलाभिषेक करने के साथ ही पूजा अर्चना कर बाबा भैरवनाथ के सम्मुख न्याय की अर्जी लगाई है। कांग्रेस का कहना है कि केदारनाथ धाम की शिला वापस लाने, गर्भगृह में सोना प्रकरण के 1 साल बाद भी निष्पक्ष जांच न होना, केदारनाथ में हो रहे अनैतिक निर्माण कार्यों को लेकर कांग्रेस ये यात्रा निकाल रही है। वहीं कांग्रेस की इस यात्रा पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने कांग्रेस के इन आरोपों का खंडन करते हुए इस यात्रा को केदारनाथ उपचुनाव में सियासी लाभ लेना बताया है। केदारनाथ यात्रा का दूसरा चरण आज जलाभिषेक और बाबा भैरव की प्रार्थना के साथ समापन हुआ है। हम सब लोग कल से बारिश में लगातार चल रहे हैं। बाबा केदार के दर्शन करके सुबह सुबह जलाभिषेक करा गया। उसके बाद बाबा भैरव के यहाँ जाके न्याय की अर्जी लगाई है। जब तक कृष्णा माई की गुफा का नाम परिवर्तित होकर कृष्णा माई नहीं होता, गर्भगृह के कानून तोड़ने में प्रधानमंत्री माफ़ी नहीं मांगते और सोने की चोरी जो हुई केदारनाथ में उसका खुलासा नहीं होता और जो शिला केदारनाथ के यहाँ से दिल्ली ले जाई गई उसको वापस लाना चाहिए। QR कोड लगाकर जो लूट हुई है उसकी वापसी की हम मांग कर रहे। खाली मंदिर का निर्माण रोकने से नहीं होगा। जो लूट करी गई है हमारे सनातन धर्मियों की, लोग आस्था के साथ केदार बाबा को पैसा चढ़ा रहे हैं, वो दिल्ली के सेठों की जेब में जा रहा है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। आज मेरे लगभग 200 साथियों ने मेरे संग इस यात्रा को समापन किया है। हम सब लोग धन्य हुए हैं। पंडित पुरोहितों का आशीर्वाद हमको मिला है और उनके भी बहुत सारे जेन्युइन जो दिक्कत है उनके से रूबरू हम हुए। उनके हक हकूक़ के संग खिलवाड़ हुआ है, जिसमें उनकी ज़मीनों में एक एक व्यक्ति की ज़मीन में 3-3 मंजिलें घर बना दिए हैं। उसमें नीचे की मंजिल किसी की, बीच की मंजिल किसी की, तीसरी मंजिल किसी की, जिससे आगे आने वाले समय में विवाद होगा। देखिए, ऐसा है, अर्जी जो उन्होंने लगाई है अपनी गलतियों की माफ़ी के लिए, वो अगर सही मायने में देखा जाए तो अपनी गलतियों के प्रायश्चित के लिए वो केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। बिल्कुल जाए, बाबा सबके पाप हरने की कृपा करते हैं, तो वो अपने पाप को धोने के लिए जो जा रहे हैं बिल्कुल उचित कदम है। और मैं तो ये कहूंगी, हीरे की सैया पर सोने वाले आज जमीन पर चल रहे हैं, तो इससे बड़ी सनातन संस्कृति को और क्या देखा जाएगा। जो सनातन संस्कृति का अपमान करते थे आज वो पैदल चढ़कर केदारनाथ धाम की तरफ जा रहे हैं, तो बाबा की तो यही महिमा है। और जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि शिला जो ले गई है उसको वापस लाएं, तो इनको मैं ये कहूंगी कि ज्ञानी बनना और महाज्ञानी बनना दोनों में अंतर है, तो महाज्ञानी न बने। जिस प्रकार से ये बात कर रहे शिला की, तो केदार बाबा की शिला को कोई ले के नहीं जा सकता है, वो अखंड शिला है, उसको कोई तोड़ के क्या लेकर जाएगा। तो महामूर्खों की तरीके से बात कर रहे हैं
और ये कह रहे हैं कि हम केदारनाथ बाबा के यहाँ अर्जी लगाने गए हैं, तो अपने पापों की अर्जी लगाएं कि आपदा के समय में जिस प्रकार से इन्होंने आपदा में अवसर ढूंढा था उसकी अर्जी लगाकर आए। जिस प्रकार से वहां नर कंकालों के साथ भी आप लोगों ने पैरों से कुचलते हुए आगे गए थे, उसकी अर्जी लगाए। जिस प्रकार से गणेश गोदियाल जी जूता पहन के केदार बाबा के गर्भगृह में जाते हैं, उस पाप की अर्जी लगाए। तो ये सारी अर्जियां इनको लगानी चाहिए और अपने पाप को धोकर अवश्य आना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है, कांग्रेस जो केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के इस प्रकार की राजनीति कर रही है। और कांग्रेस के लोगों को मैं बाबा केदार से प्रार्थना करूंगा कि कांग्रेस को लोगों को सद्बुद्धि दे और वो प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के हित में कुछ कार्य करें, उसके लिए यात्रा निकालें। और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस प्रकार की वो यात्रा निकाल रहे हैं। और कांग्रेस के लोगों को ये भी संकेत समझना चाहिए कि पिछली बार भी जब उनकी यात्रा बाबा केदार के निकट पहुंची थी तो उस समय भी प्राकृतिक आपदा आ गई थी और उनको बैरंग वापस लौटना पड़ा था। और इस बार भी जब कांग्रेस के लोग अपनी यात्रा की घोषणा कर रहे हैं तो इस प्रकार की कठिनाइयाँ वहाँ पर हो रही है और उनको प्रकृति भी उनको बाधित करने का प्रयास करे, तो उनको इसको संकेत समझना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस के दूसरे चरण की यात्रा में भी भारी बारिश का दौर जारी है। इस बीच केदारनाथ जाने वाले पैदल तीर्थ यात्रियों को हेलमेट लगाकर यात्रा कराई जा रही है। दरअसल सोनप्रयाग से धाम तक 13 भूस्खलन प्रभावित व खतरनाक क्षेत्र है, जिसे हेलमेट लगाकर पार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब राज्य सरकार से कुछ समय के लिए केदारनाथ यात्रा पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। आज 13 सितंबर को उत्तराखंड राज्य के 13 में से 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी हुआ है। रेड अलर्ट जो है वो तमाम अलर्ट्स में सबसे हाईएस्ट लेवल का, जो सबसे डेंजरस, सबसे वल्नरेबल, सबसे सेंसिटिव अलर्ट होता है वो वाला अलर्ट है। प्रदेश में चारों तरफ भारी बरसात भी है और अन्य जगह आशंका भी भारी बरसात की। तो इस पूरे माहौल के बावजूद भी उत्तराखंड राज्य में जो चारधाम यात्रा है उसके ऊपर कहीं पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। विशेष तौर पर जो सबसे संवेदनशील जो केदारनाथ धाम, जहां पर अभी हाल ही में आज से 4 रोज पहले 9 सितंबर को सोनप्रयाग में भी 5 श्रद्धालुओं की लैंडस्लाइड के कारण जो है वहां पर उनका देहांत हुआ था, कुछ अन्य लोग घायल हुए थे। तो एक तरफ जहां पर फर्टिलिटीज हैं, रेड अलर्ट जारी है और उसके बावजूद ये खबर आ रही है कि जो जिला प्रशासन है रुद्रप्रयाग का, वो केदारनाथ धाम जी की यात्रा यात्रियों को हेलमेट पहनाकर कर रहा है। तो शायद ये संभवतः देश के इतिहास में पहली बार होगा कि कहीं पर जो है इस किस्म से यात्रा आयोजित की जा रही है। सवाल ये उठता है कि भाई चाहे वो श्रद्धालु हैं जो, या श्रद्धालुओं की सुरक्षा में लगे हुए जो लोग हैं सरकार की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से, उन्हें इस रिस्क को लेकर के क्यों उनको एक्सपोज किया जा रहा है। 2-4 दिन के लिए इस यात्रा को स्थगित क्यों नहीं कर दिया जाता है जब तक ये कम से कम रेड अलर्ट वगैरह का जो माहौल है। धाम की यात्रा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देशित किया है कि यात्रा हमारी सुचारू रूप से जो है पूरी होगी और जहां पे अभी जहां पे भूस्खलन या कहीं पे छोटी मोटी जो चीजें हो रही हैं उनकी वजह से अगर कोई मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं तो उसको तुरंत सही करने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। यात्रा हमारी सुचारू रूप से चलेगी और 4 धाम यात्रा के लिए जितने भी श्रद्धालु आए हैं उनकी सबकी सुरक्षा व्यवस्था, तमाम सुविधाओं को लेकर हमारी सरकार सजग है और जगह जगह उनको सभी सुविधाएं देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मंदिर वापस खुल गया। आपने मंदिर जो दिल्ली में आपने पाप किया था, मुख्यमंत्री जी शिला लेके गए थे, मुख्यमंत्री जी उस अनुष्ठान में थे जब वो उद्घाटन हुआ। उसको 10 दिन की जो कांग्रेस की यात्रा थी उसके दबाव में आकर के वो निर्णय आपको वापस करना पड़ा। लेकिन भैया 228 किलो सोने का हिसाब तो अभी आपने दिया ही नहीं। गर्भगृह की मर्यादा को जो आपने भंग किया उसके बारे में तो आपने कुछ कहा ही नहीं। आपने जो वहां पर गुफा का नाम परिवर्तित कर दिया उसके बारे में कोई अभी तक चर्चा ही नहीं हुई। लगातार हमारे चारों धामों की यात्रा को जिस प्रकार से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं उसके खिलाफ हमारी ये प्रतिष्ठा यात्रा चल रही है। हमारा एक मुद्दा नहीं था, एक मुद्दा आपने हमारे दबाव में, पूज्य शंकराचार्य ने जो पूरे देश के अंदर वातावरण बना आपके खिलाफ, उसके कारण आपने वापस लिया। लेकिन 228 किलो सोने का मुद्दा तो वही का वही है, गर्भगृह की प्रतिष्ठा का मुद्दा तो वही का वही है।
कुल मिलाकर राज्य में केदारनाथ उपचुनाव से पहले केदारनाथ के विभिन्न मुद्दों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस एक ओर जहां भाजपा पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस पर बेबुनियाद आरोप लगाने के साथ ही कांग्रेस की इस यात्रा को केदारनाथ उपचुनाव से जोड़कर इससे सियासी लाभ लेना बता रही है। देखना होगा केदारनाथ पर मचा ये सियासी घमासान कब शांत होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।